नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय की 5वीं मैराथन क्लास के बारे में, जिसमें टॉप इंपोर्टेंट 100 और नए प्रश्नों पर हम बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको 100 प्रश्नों की 4 मैराथन क्लास सॉल्व करा चुका हूं, तो उन सबको जाकर देख सकते हैं। वहां पर इंपोर्टेंट 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आज 100 और नए इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तो टोटल आपको 5 मैराथन में 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिनके एग्जाम में आने की संभावना है और यहाँ से लगातार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसके पहले की मैराथन क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के नाम से, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। मैराथन क्लास के अलावा और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपके बनाए गए हैं, तो उन सबको जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप लोग एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ दोनों प्रकार के वहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, तो उन सबको जाकर भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की 5वीं मैराथन क्लास के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो त्वचा की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो इससे कौन सा बल आपको उत्पन्न होगा? उत्प्लावन बल। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? इससे पौधों की रेखीय वृद्धि को नापते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हेपेरिन की उपस्थिति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अगला है, जीवित जीवाश्म कौन से होते हैं? साइकस आपका क्या है? जीवित जीवाश्म है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को, स्प्लीन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की हैं? तो 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आपके तत्व ऐसे हैं जिनके बीच समानताएं प्रकट की गई हैं। अगला है, मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ व्यवस्थित किया है? इनको ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा गया है, जिनको समूह कहते हैं। अगला है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक कार्यस्थल होता है, यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पित्तरस और अग्नाशयी रस, दोनों इंपोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रीय रिंग वाले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जिसमें सभी कार्बन परमाणु केवल एकल बंधों से जुड़े होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो जहां पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या फिर त्रिबंध होता है, उसको क्या कहते हैं? ये आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एक आपका द्विबंध या फिर त्रिबंध होना चाहिए, तो उनको असंतृप्त कहेंगे। उस सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? ये पारे की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, अपमार्जकों को साबुन से बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि वे कठोर जल में भी प्रभावी रूप से अच्छा झाग देते हैं, इसलिए इनको बेहतर माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? न्यूट्रॉन के भारी परमाणु के नाभिक से टकराने के कारण। तो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है आपका? न्यूट्रॉन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वृष्टि का कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आपकी अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, खाद्य संस्करण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोग से रक्षा के लिए लगाया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इससे कौन कौन सी रक्षा होती है? जैसे यहाँ पर आप देखें, डी से डिप्थीरिया, टी से आपका टिटनेस और पी से आपका पर्टुसिस। तो इस तरीके से भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। इन बीमारियों से बचाने के लिए डीपीटी का टीका बच्चों के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, आयरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना, आयरिस का कार्य होता है। अगला है, परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए कौन सा घटक प्रयोग में लाया जाता है? धारा नियंत्रक, जिसको रियोस्टेट कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है, माइसनर प्रभाव किस अवस्था का निर्धारण अभिलक्षण होता है? ये अतिचालक अवस्था का आपका क्या है? निर्धारक अभिलक्षण है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। इसको भी आप ध्यान रखें, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो रासायनिक गुण कौन तय करता है? तत्व के प्रोटॉनों की संख्या। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? आपका आंत में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? आपका एंट अमीबा। इसको आप ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं? तो एंटीबॉडी किस में नहीं पाए जाते? आपके ए बी रुधिर वर्ग में नहीं पाए जाते हैं। और किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ओ में दोनों पाए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगला है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग होता है, ये किसके कारण होता है? आपका विषाणुओं के कारण। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस। और गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। पौधे और पेड़ में खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, रसायनों का सम्राट कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों को सम्राट कहते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? पैराफिन मोम होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको आप ध्यान रखेंगे। नोबेल का तेल कहा जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को क्या कहते हैं? नोबेल का तेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षारों द्वारा तेल जल अपघटन कहलाता है। इसको साबुनीकरण कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या आपकी 18 है। यहाँ पर वर्गों की संख्या की बात की जा रही है। और अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या की, तो ये कितनी है? आपकी 7 हैं। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। वर्ग आपके 18 हैं और यहाँ पर आवर्त कितने हैं? आपके 7 हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज और अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? इसको धातु कर्म कहा जाता है। रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? तो रणनीतिक धातु आपकी कौन सी है? टाइटेनियम है। अगला प्रश्न है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? इसको गैग कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम धातु है जो आपकी नाइट्रोजन में क्या होती है? जल जाती है। अगला है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होता है? फेरिक और फेरिक ऑक्साइड। इसको ध्यान रखेंगे आप, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तांबे का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है? गंधक आपका क्या है? तांबे का शत्रु है। अगला प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी विदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? इसको क्षार कहा जाता है। अगला है, कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? ग्राम को कोलाइडी रसायन का जनक माना जाता है। आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को क्या कहते हैं? जो आपके लंबवत स्तंभ होते हैं, इनको समूह या फिर वर्ग कहा जाता है। अगला है, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? जो आपके क्षैतिज स्तंभ है, इनको आवर्त कहते हैं। तो आवर्त सारणी से कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इन सबको आप ध्यान रखेंगे। अगला है, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए उपकरण कौन सा? आपका क्रेस्कोग्राफ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है। तो समान लवणता की रेखा आपकी कौन सी होती है? आइसोहेलाइन। इसको आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहा जाता है? पहले गति के नियम को क्या कहते हैं? ये जड़त्व का नियम भी आपका कहलाता है। अगला प्रश्न है, सापेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर के माध्यम से इसको मापते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद आपकी गोल होती है। अगला है, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण आपका क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। अगला है, गोल कृमि से होने वाला रोग क्या है? पाइलेरिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। अगला है,
पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ कौन से आपके? पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। पेट्रोल को क्या कहते हैं? द्रव स्वर्ण कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सफेद स्वर्ण कहा जाता है, प्लेटिनियम को सफेद स्वर्ण कहते हैं। अगला है गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो सांस लेने के लिए सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन कौन से आपके? चूना, सिलिका और एल्यूमिना। इसको आप ध्यान रखेंगे। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में अधिक मात्रा में बनता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन बनता है शरीर में? विटामिन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -12 ग्राम के। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा आपका? एलिथिन। ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है रेशेदार कांच का। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है एक जलीय पौधे को कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहते हैं जलीय पौधे को। अगला प्रश्न है लाइक्रेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट आपको किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है आपका? रेनिन। अगले प्रश्न पर आते हैं। शरीर में सबसे ज़्यादा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक आपके शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लड़ो या फिर उड़ो हार्मोन आपका कौन सा कहलाता है? एड्रीनलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। एथलीट फुट बीमारी होती है, ये फफूंद से होने वाली आपकी बीमारी है। अगला प्रश्न है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? वाष्प इंजन या फिर भाप का इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है? उनका कम घनत्व। अगला प्रश्न है कार के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि इसका कारण क्या होता है? बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए आपकी ओस नहीं बनती है। अगला है जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 40 डेसिबल। यहाँ पर सामान्य बातचीत की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? अवरक्त तरंगों का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सेल कोशिका आपकी क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसको रेक्टिफायर कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती धारा या पर अल्टरनेट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी होती है आपकी? इन्वर्टर। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। ये थे आज के टॉप इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है और लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। PDF में एप्लीकेशन पर शेयर करवा दूंगा, तो एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से आप लोग प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट नोट्स आपके शेयर किए जाएंगे। तो उन सबको लगातार आप लोग देखते चलें और अपने स्तर पर अपनी तैयारी को बनाकर रखें। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।